कारगिल के समय हमसे क्या क्या गलतियां वहां पे हुई? कहीं ना कहीं हमें इंटेलिजेंस की कमी मिली है। वो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कुछ इलाकों में आए तो मुशर्रफ एक रात उनके साथ आगे रुके। पता है राहुल गांधी कहते हैं कि भारत की जमीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। तो मैं तो उन लोगों को ये कहूँगा कि भाई ये तो आज का थोड़ी है, बहुत पहले का है और इसमें आपका भी योगदान रहा है। और पुस्तक का नाम था द रेप ऑफ बांग्लादेश। चिटगोंग मेडिकल कॉलेज के अंदर रेस इम्प्रूवमेंट कैंप था। उन्होंने अलग अलग जगह से महिलाएं पकड़कर वहाँ पे डाल रखी थी और उसमें पाकिस्तानी सैनिक जाते थे ताकि वो एक नई नस्ल का निर्माण कर सकें। ज़्यादातर महिलाएं नर्वस थी और ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो प्रेग्नेंट थी। कि कितने कितने लाख लोगों का वहाँ पर किस तरीके से उनका मैसेकर हुआ, कैसे उनको मार दिया गया। कोई सीरा कैसे अपने ही नागरिक के साथ बंगाली जो है नागरिक नहीं थे। हाँ, सेकंड ग्रेड सिटीजन वैसे भी थे, नहीं थे। वो तो उनको सोचते थे कि ये तो जीव जंतु हैं। आपको बोलने की, काम करने की, सोच की आज़ादी है बिल्कुल, लेकिन देश सर्वप्रथम, क्योंकि हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम उस चीज़ को लोगों के सामने उजागर कर सकें कि ये हुआ है तुम्हारे साथ। एक इसलिए मैंने कहा कि नैरेटिव जो है वो नेगेटिव था। स्वयं सेवक के अंदर हमारे कार्यकर्ता में भी फर्क है। 2014 के अंदर जब मैं पहली बार आया, पहली बार मैंने आरएसएस का काम देखा, मेरी टिप्पणी थी कि ये तो फौज की तरह है। अच्छा सर, जो एक नैरेटिव की आपने बात की, नैरेटिव बनाया गया पहलवान, नैरेटिव बनाया गया किसान, नैरेटिव बनाया गया अग्निवीर, ये सब हरियाणा से ही जुड़े थे। अग्निवीर योजना, मैं कहूँगा कि जैसे फौज के अंदर पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन आया था ऑफिसर्स के लिए, उसी तरीके से जवान, लेकिन वो जी उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला। 370 एक मानसिक बैरियर था। सर 2019 में मैं गई थी, तब भी यही था। मुझे कहते थे आप इंडिया से आए हो, तो ऐसा झटका लगता था मन में, इंडिया से आए हो मतलब। क्योंकि ये पैदा की गई सोच। सर एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, उसमें फैक्ट बताए गए, क्या वो सही हैं? जो भी चीज़ उसमें दिखाई गई वो बिल्कुल सही थी। नमस्कार व्यूवर्स, दर्शना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह, जिन्हें तमाम अवार्ड मिले, 42 साल सेना में सेवाएं दी, जिन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया। इसके बाद पारी शुरू हुई 2014 में राजनीतिक, 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार भारी अंतर से जीत हासिल की, मंत्री बने और अपने मंत्रालय में भी बेहतरीन काम किए, एक अलग तरह का मापदंड स्थापित किया। सर आज हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, आपके यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर सेनाध्यक्ष आप रहे हैं, राजनीतिक भी हो गए हैं और अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आए हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं बातचीत की। हरियाणा में सब कह रहे थे, जितने एग्जिट पोल आए, कि बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, और फिर 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी, 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, हालात इतने खराब लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा चमत्कार हुआ कि तीसरी बार सबसे बड़ी जीत हो गई। ये हुआ कैसे? देखिए, हरियाणा के अंदर नैरेटिव एक जो बिल्डिंग हुई थी कांग्रेस की तरफ से, जिसमें सब विपक्षी दल शामिल थे, वो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नेगेटिव नैरेटिव था। अब नैरेटिव के अंदर क्या होता है कि उसका असर लोगों के ऊपर भी पड़ता है। आप जिससे पूछोगे वो उस नैरेटिव जो चल रहा है उसके हिसाब से बोलेगा। तो एक सबको लग रहा था कि सभी चीज़ें नेगेटिव हैं, और 2024 की वजह से ज़्यादा ये था, ज़्यादा था क्योंकि लोकसभा में 240 सीट आना, हरियाणा में 5 सीट हार गए, तो वो एक, इसलिए मैंने कहा कि नैरेटिव जो है वो नेगेटिव था। लेकिन एक चीज़ जो कि मेरे ख्याल से लोग बाग नहीं समझ पाए, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, बल्कि एक एम्स के अंदर डॉक्टर हैं,
तो उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा सर मुझे तो पता था 10 दिन से कि अच्छी जीत होगी, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट डॉक्टर से मिलने आया, उससे जो डॉक्टर पूछेगा वो सही बताएगा। तो उसने कहा जी जो मुझे सुनने को आ रहा था उस टाइम पिछले 10 दिन में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव था। उसके कारण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके स्वयंसेवक पूरी तत्परता के साथ पिछले आप लगा लीजिए 1 महीने के अंदर घर घर गए। एक जो ये गलत नैरेटिव था, इसके लिए जब वो घर घर गए, लोगों से पूछा, उन्होंने नैरेटिव की बात की, उनकी जो शंकाएं थी उनको समाधान दिया। इसी तरह धीरे धीरे चेंज होता है। और ये एक बहुत बड़ी मुहिम थी जो मैं कहूँगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी में भी लोगों को शायद पता ना हो। हाँ। क्योंकि स्वयंसेवक के अंदर हमारे कार्यकर्ता में भी फर्क है। हमारा कार्यकर्ता है, ठीक है, उसको आपने इंस्ट्रक्शन दे दी, काम करेगा, लेकिन जिस तत्परता के साथ स्वयंसेवक काम करेगा वैसे नहीं करेगा। बल्कि एक बार 2014 के अंदर जब मैं पहली बार आया और पहली बार मैंने आरएसएस का काम देखा, मेरी टिप्पणी थी कि ये तो फौज की तरह है। अच्छा, क्योंकि इसका आकलन आप ही कर सकते हैं बेहतर। नहीं, क्योंकि उनको काम, जैसे उनके समीक्षा हो रही थी उस बैठक के अंदर, हाँ भाई आपको क्या काम दिया गया जी? 6 बार जाने का काम दिया जी हर घर में, बताइए। एक एक करके बता रहे थे जी मैं 3 बार जा चुका हूँ, ये 3 बार और जाना है, इन डेट्स को जाऊंगा। हमारा कार्यकर्ता नहीं करेगा ऐसे। मतलब इतने डिसिप्लिन्ड हैं आरएसएस के, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन के अलावा एक डेडिकेशन है। तो ये जो डेडिकेशन है, ये नतीजा उसका है। अच्छा सर, जो एक नैरेटिव की आपने बात की, नैरेटिव बनाया गया पहलवान, नैरेटिव बनाया गया किसान, नैरेटिव बनाया गया अग्निवीर, ये सब हरियाणा से ही जुड़े थे। जाटों को लेके कहा गया हरियाणा के लोग नाराज हैं और इसीलिए वोट नहीं करेंगे, लेकिन ये सब नैरेटिव ध्वस्त हो गए। और अग्निवीर जिसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया, क्या क्या बातें कही गई, एक किसान ने आत्महत्या, एक अग्निवीर ने आत्महत्या कर ली, कुछ और मामला हुआ, उसको किस तरह से पोस्ट किया गया, राहुल गांधी ने उस पर क्या क्या कहा, इन सबको आप कैसे देखते हैं? और अग्निवीर आपके हिसाब से एज एन आर्मी ऑफिसर, सेना अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि जब ये नीति बनी तो आप सरकार का हिस्सा थे, आप कैसे देखते हैं इसको? आपके हिसाब से क्या ये ठीक है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए, या ये सिर्फ बनाया हुआ नैरेटिव है जो वाकई इस चुनाव में ध्वस्त हुआ? देखिए, अग्निवीर योजना, मैं कहूँगा कि जैसे फौज के अंदर पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन आया था ऑफिसर्स के लिए, उसी तरीके से जवानों के लिए शॉर्ट सर्विस है। टूर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से एक चीज़ बनी कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, खासकर युवा, और उसके बाद उनको लेटरल एंट्री मिले अपना काम पूरा करने के बाद। जो भी उसके अंदर उस टाइम चीज़ें रखी गई, नई स्कीम के अंदर किसी भी आप कोई नई चीज़ को लाते हो, जब उसको इस्तेमाल करते हो तो कुछ दिनों के बाद पता चलता है भाई ये इसके अंदर एक कमी है। तो कुछ इसके अंदर संशोधन की आवश्यकता है। और अभी 2 साल हुए हैं, अभी दूसरा बैच आया है, एक बैच यूनिट्स के अंदर काम कर रहा है, और मेरा फीडबैक खासकर इन्फेंट्री की यूनिट्स के साथ ये है, बहुत अच्छे युवा हैं, अच्छा पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने 6 महीने ज़रूर ट्रेनिंग की है, लेकिन 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग वाकई में बेमिसाल है। तो एक वो पहले चला था ना, अरे 6 महीने करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से सब होगा? लोग उनकी ट्रेनिंग से, उनके स्टैंडर्ड से खुश हैं। क्या आपको फीडबैक मिल रहा है? लेकिन कुछ संशोधन चाहिए। जैसे सर उदाहरण के तौर पर
रखा गया था कि हम सिर्फ 25% ही रिटेन करेंगे। हो सकता है इसको दोबारा देखने की आवश्यकता है। एक इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाने की आवश्यकता है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस चीज़ के ऊपर सोच विचार हो रहा होगा कुछ ना कुछ बदला। कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो देश के लिए अच्छी है वो वाकई में मजबूत हो और अच्छी हो, सब चाहेंगे। और कम से कम इस सरकार की तो सोच है पॉजिटिव सोच के हमेशा। साथ, और सुधार की हमेशा बिल्कुल। गुंजाइश होती है, वो करते देखिए, रहना चाहिए। सुधार होता रहता है। बिल्कुल आप सही बात है, वो सतत प्रक्रिया है। हाँ जी, तो वो एक प्रक्रिया है। कई बार लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई अभी तो दूसरा बैच आ रहा है, अभी तो पहले बैच के अभी 2-3 साल और बचे हैं। तो चीज़ें आएंगी और चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन वही नैरेटिव वाली बात है। एक किसी ने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या के बहुत कारण होते हैं। और मैं ये कहूँगा आत्महत्या के ज़्यादा निजी कारण होते हैं, एग्री। काम उसका कारण नहीं होता है। और ये मेरा एक अनुभव रहा है। एक कारण मोबाइल भी है। तो उसका इसलिए, देखिए पहले मोबाइल वगैरह नहीं थे, लोग बाग चिट्ठी लिखते थे। बहू की और सास की लड़ाई हुई, बहू ने चिट्ठी लिखी अपने पति को, जब तक उसके पास पहुंची 15 दिन निकल गए। लड़ाई खत्म, उसने शांत जब हो तक गए। जवाब दिया 1 महीना हो गया। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। जब तक उसका जवाब आया तब तक वो खत्म हो गया। बात खत्म हो गई, कुछ नहीं। अब तो एकदम से फ़ोन जाता है, एकदम से उसका रिएक्शन होता है, तो चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। वो जो एक सहनशीलता थी, क्योंकि अभी टाइम है, हो जाएगा, वो आजकल सहनशीलता है नहीं। आजकल इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट एक्शन, तो इंस्टेंट रिजल्ट। कारण बहुत हैं। और किसी ने आत्महत्या की, उनका जो उसको सैनिक सम्मान नहीं मिला। सैन्य बलों में आत्महत्या के लिए किसी को भी सैन्य सम्मान नहीं मिलता। और ये अभी से नहीं होगा ना सर, ये तो हमेशा बहुत से पहले होगा से, नियम। बहुत पहले से, कोई नई चीज़ कोई नहीं नई है। चीज नहीं है कि मोदी सरकार ने आके ये इसमें चेंज कर कोई दिया। नई चीज़ नहीं है। तो लेकिन वो जी उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला भाई। कई बार मैं पूछता हूं, शहीद का दर्जा क्या है? कुछ नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ या तो उसकी वो वीर गति को प्राप्त हुआ लड़ाई में, या वीर गति को प्राप्त हुआ ड्यूटी करते हुए, या किसी एक्सीडेंट के अंदर अपनी ड्यूटी के दौरान, या उसकी घर पे अकारण कोई मृत्यु हो गई। ये अलग अलग कैटेगरी हैं, और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रावधान है, और आज के नहीं हैं, बहुत पहले से हैं। तो अब जैसे जलेबी फैक्ट्री निकल कर आई, इसमें नई चीज़ आप डाल दो तो क्या कह सकते हैं? सर जलेबी की फैक्ट्री वैसे लगनी चाहिए। देश विदेश में जाएंगी जलेबी, बिकेंगी। ऐसा ऐसा अर्चना जी की मेरा अपना मत है। जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं, कुछ ज्ञान होना चाहिए। कितने लोग एक हलवाई के पास जलेबी बनाते हैं, जब तक कि आप देखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब और आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि जलेबी जो है एक दिन के बाद खाओगे तो उसके अंदर टेस्ट नहीं रहता है। सर लेकिन बीजेपी वालों ने तो राहुल जी को जलेबी 1 किलो भेज दी थी, लेकिन पेमेंट नहीं किया। 609 रुपए का बिल भी भेज दिया, साथ में कैश ऑन डिलीवरी का। बताइए, ये तो अत्याचार है। ये तो नहीं, कम से कम पेमेंट तो करनी चाहिए थी सर। मेरे ख्याल से कई बार ऐसे मजाक भी होते रहते हैं। सर जम्मू कश्मीर 370 हटी, मतलब एक ऐसी चीज हुई जिसकी कल्पना भी पहले नहीं थी कि ऐसा कभी हो पाएगा। ये सोचते भी नहीं थे, मतलब हम भी नहीं सोचते थे कि ऐसा कभी होगा। लगता था ये कैसे, ये तो संभव ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता। वो हुआ। उसके बाद पहला चुनाव हुआ, इसमें बीजेपी को 29 सीट आई जम्मू से। हालांकि कश्मीर में कभी भी बीजेपी को सीट नहीं मिलती थी, कभी जीत हासिल नहीं की, लेकिन क्या इससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी? परसेंटेज ज़रूर सबसे ज़्यादा एनसी से भी ज़्यादा आया, लेकिन क्या इससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी? और अगर थी तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए 370 एक मानसिक बैरियर था, और उससे एक अलगाववाद की सोच पैदा होती थी। हटना ज़रूरी था।
और मैं तो ये कहूँगा कि अब तक हटा क्यों नहीं था, वो एक विस्मय की बात है। और इसमें मैं प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये काम किया जो कि देश के लिए ज़रूरी था और कश्मीर के लिए ज़रूरी था। मुझे याद है, अब मेरे फादर भी फौज के अंदर थे, 60s की बात है। मैं स्कूल से गया उनके पास, कुछ दिन रुका, कश्मीर में पोस्टेड थे वो। हम लोग बाज़ार के अंदर गए तो वहाँ पूछते थे आप इंडिया से आए हो। अब मैं मन वापस आके मैंने कहा ये इंडिया नहीं है क्या? ये जो अलगाववादी सोच है इसका हटना ज़रूरी था। सर 2019 में मैं गई थी, तब भी यही था, मुझे कहते थे आप इंडिया से आए हो, तो ऐसा झटका लगता था मन में, इंडिया से आए हो नहीं, मतलब। क्योंकि ये पैदा की गई सोच कि भाई हम अलग हैं। भाई आप अलग होते तो आज आपका बुरा हाल होता। वो तो, और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आपको याद होगा 2004 के अंदर उड़ी मुजफ्फराबाद सर्विस, बस सर्विस हाँ, शुरू हुई हाँ, थी। हाँ, हाँ। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसकी शुरुआत, उस टाइम पे उसकी शुरुआत करने के लिए श्रीनगर आए थे। वो जो लोग हमारे जाना चाहते थे दूसरी तरफ मिलने के लिए अपने रिश्तेदारों को, वो गए और आकर 100% सब ने ये कहा वहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे इस तरफ बहुत अच्छा है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। और जो पाकिस्तान से जो आए वो भी आंखें उनकी खुल गई कि भाई यहाँ पे तो सब कुछ है इनके पास। देखो कितना यहाँ पर विकास हुआ है। पाकिस्तान को लगा कि उनका पूरा का पूरा नैरेटिव फेल हो रहा है। उसके बाद उन्होंने हमारे लोगों को जो एक परमिशन मिलनी चाहिए उनके क्लियरेंस की, वो परमिशन में देरी करनी शुरू कर दी। 6-6, 7-7, 8-8 महीने लगने लगे। फिर लोगों ने छोड़ दिया। 8 महीने कौन वेट कर रहा है? कौन हाँ, वेट करेगा? हाँ। तो ये 370 का हटना इसलिए भी ज़रूरी था कि एक तरीके से एक दीवार जो बनने की कोशिश हो रही थी वो टूटे, और वो टूटी है। आज विकास के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। सही बात है। अब इसका आप कहें कि इसका चुनावी फ़ायदा क्यों नहीं मिला? शायद इसका चुनावी फ़ायदा इसलिए नहीं मिला कि हमने इसको और अच्छे तरीके से लोगों के अंदर नहीं पहुंचाया, शायद। क्योंकि मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि जितना विकास के लिए पैसा मिलता था सरकारों को, उन्होंने कभी विकास के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। गांवों तक सड़कें नहीं थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। और मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। एक गांव था जिसमें मैं गया था, 2004 की बात है, 2005 की होगी, 2004-2005। बिजली नहीं थी, तो गांव वालों ने कहा जी हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर रखवा दीजिए। अब फौज थोड़ा ना ट्रांसफार्मर रखती है। तो मैंने कहा बिजली विभाग है तुम्हारा। बोला जी बिजली विभाग के कारण तो हम 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर आ जाए। ये हालत थी जबकि इतना पैसा जाता तो था। हमने, हमारे पास एक डेवलपमेंट के लिए थोड़ा जो बहुत कम पैसा मिलता था जिससे हम कुछ काम करा सकें, डेवलपमेंटल एक्टिविटी, वेलफेयर एक्टिविटी, उसमें से हमने उनके ट्रांसफार्मर लगा। बड़े खुश हुए। बोले जी आप लोगों से एक बार बात की, आपने 10 दिन के अंदर हमारा ट्रांसफार्मर लगवा दिया, बिजली आ गई हमारे यहाँ। ये जो चीज़ है ये 370 के होते हुए लोगों के अंदर दिक्कत पैदा करती थी। आज 370 हटा है, विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, टनल्स बन रही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे 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 मानसिकता भी बदलेगी दूसरी तरफ, और चीज़ें और अच्छी होंगी। सर एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स,
उसमें जो कुछ दिखाया गया था, क्योंकि आप उस समय, आपकी कई बार जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग रही, कश्मीर में कई बार पोस्टिंग रही है, आपने कई हालात देखे, उस वक्त आप थे सेना में। वो जो तस्वीरें, जो बातें, जो उसमें फैक्ट बताए गए हैं, क्या वो सही हैं? ऐसा हुआ था कश्मीर में? क्योंकि आपसे बेहतर इसको कोई नहीं बता सकता, मुझे लगता अर्चना है। जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जो भी चीज़ उसमें दिखाई गई वो बिल्कुल सही थी। इतना अत्याचार हुआ था उन पे? बहुत ज़्यादा। एक, देखिए, आतंकवाद का एक अत्याचार उसका हिस्सा है। वो बर्बर, अत्याचार करेगा तो लोगों को डर पैदा करेगा। क्योंकि ये होता ही डर पैदा करने के लिए है, बिल्कुल। लक्ष्य यही होता है। आप एक जगह डर, अब मैं, और उसके और ये नहीं है कि क्या कहते हैं, सिर्फ, ठीक है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो थी उसके ऊपर वो टारगेट थे, लेकिन दूसरों को भी डरा के रखा जाए, उनके ऊपर भी हुए। पहले कश्मीर में सोच की आज़ादी थी, काम करने की आज़ादी थी, लेकिन 90 के दशक में जब आतंकवाद आया, गुल शाह कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने, स्कूलों के अंदर मदरसे वाली शिक्षा शुरू की गई। अच्छा, स्कूलों में मदरसे तो मदरसे वो पढ़ाया लोग गया? सोच बदलने, क्योंकि आतंकवाद यही कट्टर- चाहते थे। हाँ 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 हाँ। इसी तरीके से जुम्मे की नमाज के लिए ये नहीं था कि सभी लोग जाते हैं, जिसका काम है वो काम करता है, वो कहीं भी नमाज पढ़ सकता है। लेकिन उसके जब आतंकवाद शुरू हुआ तो एक दिक्कत दिया गया, जुम्मे की नमाज में मस्जिद में होना ज़रूरी है। एक दो लोगों को मार भी दिया गया। तो अब ये हो गया कि पता नहीं कौन मेरे खिलाफ बोल देगा अगर मैं नहीं गया तो। और वहाँ पर मौलवी साहब को पढ़ने के लिए कागज़ दिया जाता था, क्योंकि आतंकवादी लिख कर देते थे कि ये बोल रहा। अच्छा, यही तकरीर आपको करनी है हाँ वहाँ जी, पे? तकरीर जो है वो वो जो आतंकवादी लिख के देते थे। आतंकवाद की थी वही बोला जाता था। तो जो चीज़ दिखाई गई कश्मीर फाइल्स में वो बिल्कुल सही है, कोई उसमें इधर उधर नहीं, सब वाक़ये हुए हैं ज़मीन के ऊपर। और उसके बाद नैरेटिव चलाया जाता है कि झूठ है और ये ऐसा नहीं हुआ, वैसा वो नहीं हुआ। वो तो ऐसा है कि लोग बाग चाहते हैं कि आजकल ज़माना है कि आप किसी भी चीज़ को झूठ बोलना शुरू कर दो। सर, कारगिल के समय आप कहाँ पोस्टेड थे, क्या थी आपकी भूमिका? और वो युद्ध हम जीते ज़रूर, लेकिन जो परिस्थितियाँ थी, जो हालात थे, उनमें मुझे लगता है कि हम अपने इक्विपमेंट, अपने हथियारों, अपनी रणनीति से ज़्यादा अपने सैनिकों के मनोबल की वजह से, उनकी ताकत की वजह से जीते। क्या था वो पूरा कुछ, और हमसे क्या क्या गलतियाँ वहाँ पे हुई जो नहीं होनी चाहिए थी? मैं पहले तो ये कहूँगा कि किसी भी युद्ध में, चाहे भारत में हुआ हो या कहीं और हुआ हो, जीत हमेशा आपके मनोबल से और आपके सेना के जितने सदस्य हैं उनकी जो प्रेरणा है, उनकी जो लगन है और उनका जो काम है, उससे जीतते हैं। और भारतीय सेनाओं की एक खासियत है, हमारी सेनाएं वो काम कर सकती हैं जो शायद दुनिया की दूसरी सेना ना कर नहीं सके। कर सकती है। कारगिल के अंदर उस ऊंचाई के ऊपर जब 4 कदम के अंदर आप हाफ जाते हो सामान लेकर, और जहां आपको, अगर आप पर फायर हो रहा है, ना कोई पेड़ है, ना कोई छुपने वहां की घास, कोई कुछ जगह नहीं है, बिल्कुल साफ दूर से दिखाई देता है। और आप नीचे हो, दुश्मन ऊपर हाँ है। जी, तो ऐसे उसके अंदर दोबारा उन हाइट्स के ऊपर कब्जा करना अपने आप के अंदर एक मिसाल है। देखिए, कभी भी हमारे किसी भी आप युद्ध को ले लीजिए, एक हमेशा एक जो कमी खटकी है वो है कि हमारे पास खबर क्या थी, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। कहीं ना कहीं हमें इंटेलिजेंस की कमी मिली है 71 के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर लोग बाग पीड़ित थे, तो उनके काफ़ी लोग भाग कर आए, हमारे मददगार बने, तो उनसे हमें बहुत कुछ
खबर मिलती रही, लेकिन बाकी सब जगह ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं था हमारे ह्यूमन पास, इंटेलिजेंस कम था, कम था। जो होना चाहिए वो नहीं था। और इसीलिए शुरुआती दिक्कत होती है, बाद में सैनिकों के अदम्य साहस से आप उस जगह को ले लेते हैं। अच्छा सर, एक और किस्सा है, मैंने आपका ही कहीं पढ़ा है कि मुशर्रफ करगिल से कुछ महीनों पहले भारत की सीमा में 11 किलोमीटर तक अंदर आए, एक रात रुके, अपने सैनिकों के साथ फिर वापस चले गए। ये क्या है? नहीं, सुनने में हमें भी आया था, और मुमकिन है, क्योंकि वहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे सब जगह पर बैठे हुए। कई जगह पर आप दूर हैं, कई जगह पर फ़र्क है, कई जगह पर ज़मीनी हालात ऐसे हैं कि आप बिल्कुल वहाँ पर नहीं जा सकते। ऐसे उसमें उस टाइम में कुछ चीज़ चली कि जब वो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके कुछ इलाकों में आए, तो मुशर्रफ एक रात उनके साथ आके रुके। कहाँ तक सच है, कहाँ तक नहीं है, पाकिस्तान ने कभी नहीं कुछ कहा इसके बारे में, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा हिंट दिया, और वो खुद क्योंकि एसएसजी में रह चुके हैं, स्पेशल फोर्सेस के अंदर रह चुके हैं, तो हो सकता है कि अपने सैनिकों को प्रेरणा देने के लिए वो आए हों। रात को रुके या नहीं रुके वो मैं नहीं कह सकता। सर, चाइना के संग अभी हमारी स्थिति क्या है? क्योंकि विपक्ष कहता है, राहुल गांधी कहते हैं कि भारत की ज़मीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया है, बहुत अंदर तक आ गया है, भारत सरकार छुपाती है, बताती नहीं है। दूसरी तरफ जब कुछ बात होती है तो तारीफ वो चाइना की करते हैं, लेकिन एक्चुअल स्थिति अभी क्या है वहाँ पे? देखिए, कई बार जो एक नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जाती है, उसके लिए लोग बाग इतिहास नहीं पढ़ते हैं। हमारी चीन के साथ समस्या आज की नहीं है। चीन के साथ जो समस्या है वो 50s की समस्या है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोला जाता है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उस नक्शे पर आधारित है जो 1959 में चाउन लाई ने नेहरू जी को दिया था। इतना सा नक्शा था। अब उसके अंदर अगर आप उसको ब्लो अप करें, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, तो उसमें दिक्कत आएगी। एक उन्होंने लाइन ऐसे बना दी, उस लाइन की अगर जब आप उसको ब्लो अप करेंगे, वो लाइन ही मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर की होगी। ऐसे हालात के अंदर एक परसेप्शन के तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, किसी ने मार्क नहीं की, कोई समझौता नहीं हुआ। चीन ने एक लाइन बना दी कि ये है हमारी लाइन। अब इस लाइन को जब आप इंटरप्रेट करते हैं तो दिक्कत आएगी आपको। हमारा परसेप्शन होगा ये पहाड़ है, इसकी ये एक शाखा नीचे आ रही है, इसी के ऊपर होगी। बट चीन शायद सोचता है नहीं, पहाड़ से हमको क्या मतलब है, हमारी लाइन का किनारा यहाँ पे आता तो यहाँ पर होगी, चाहे उसका कोई भौगोलिक का तथ्य हो या ना हो। ये दिक्कत का एक कारण बना। और जिस भी ज़मीन की हम बात करते हैं जो कि चीन के कब्ज़े में है, वो आज की थोड़ी है। 62 की है। वो 50s के अंदर जब उन्होंने रोड बनाई सिंकियांग को और तिब्बत को जोड़ने के लिए, क्योंकि तकलामकान रेगिस्तान से वो जा नहीं सकते थे, तो अक्साई चीन में से बनी, और तब से उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। कुछ जगह पर जैसे उन्होंने घुसने की कोशिश की, गलवान के अंदर जो चौकी बनी वो 62 के अंदर जब हमारी जो आगे पोस्ट थी अकेली, जब उनके ऊपर आक्रमण हुआ, वो पीछे आ गए, कुछ पकड़े भी गए, कुछ मारे भी गए। तब से जहाँ पर आप आमने सामने हैं वो इलाके हैं जहाँ पर आज भी कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन की गलती के कारण हम उनको डिस्प्यूटेड या सेंसिटिव एरियाज बोलते हैं। लोंगजू है, वहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है, देपसांग है, देमचौक है, कुछ ना कुछ होता रहता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरप्रिटेशन की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो बिना
ज़मीनी तथ्य जाने, सिर्फ ये कह देना जी 4000 किलोमीटर हमारा ले रखा है, तो मैं तो उन लोगों को ये कहूँगा कि भाई ये तो आज का थोड़ी है, बहुत पहले का है, और इसमें आपका भी योगदान रहा है। उस पर आप बात नहीं करते हो, लेकिन उसकी बात करनी चाहिए। वाइट पेपर है उसके ऊपर, पूरा का पूरा सब उसके अंदर तथ्य दिए गए हैं। सर, रोड हाईवे डिपार्टमेंट में आप मंत्री रहे, जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर बना है एलएसी के आसपास, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी? वो पहले होना चाहिए था, पहले क्यों नहीं हुआ? और इस सरकार की सोच और इस सरकार के काम करने का तरीका, क्योंकि आपने इस सरकार में तो आप मंत्री थे, लेकिन पहले की सरकारों के साथ आपने काम किया, आपका टेन्योर जो सेनाध्यक्ष का रहा वो भी उसी समय में रहा, क्या फ़र्क है और कितना डिफरेंस और कितना ज़रूरी था? देखिए, 2009 के अंदर हमने 72 ऐसे प्रोजेक्ट बनाए थे जिनसे हमारी खासकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए कनेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा अच्छी हो। दो 2010 के अंदर उसको परस्यू किया गया, 2011 में परस्यू किया गया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी ये बनेंगे, लेकिन बनने शुरू कब हुए? जब 2014 के अंदर सरकार बदली और सरकार ने उसको दूसरे नज़रिए से देखा। एक तरीका तो ये आप कहें जी बजट नहीं है, एक तरीका ये कि आप इस चीज़ के अंदर ढूंढें कि मैं बजट कैसे दे सकता हूँ। सर, अच्छा, एक ये भी बात कही जाती थी क्या कि अगर वो सड़क बना दी तो चाइना अगर कभी हमला करता तो उसके लिए आसान होगा भारत में घुसना? ये तो भी एक किसी ने कहा भी था शायद पार्लियामेंट के अंदर, और मतलब ऐसी सोच भी होती थी हमारी। ये थी सोच। अब क्या क्या किया जा सकता है उस सोच का, लेकिन अगर देश के अंदर आत्मविश्वास है और देश सोचता है कि हमको सब तरीके से वो चीज़ करनी चाहिए जो देश के हित में है, तो आप ऐसी चीज़ों से डरेंगे नहीं। अगर आपने रोड कर रखी है, अगर वो आ सकता तो मैं नहीं जा सकता क्या? अगर जिस दिन ये सोच हो जाती है उस दिन आप कहते हैं कि बनाओ, देखते हैं क्या होगा। और ये ग्रीन सिग्नल मोदी सरकार में मिला कि नहीं, बिल्कुल। करो काम। वो सब प्रोजेक्ट जो हैं वो 2017-18 तक पूरे हो गए। 72 प्रोजेक्ट जो इतने समय से लटके हुए थे। इतने समय से लटके हुए। अच्छा सर, सरकारों के काम करने में, दोनों सरकारों के काम करने में, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए सरकार या मोदी सरकार, सेनाओं को लेकर जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, चाहे इक्विपमेंट हो, हथियार हो, उनके कपड़े हो, जूते हो, एवरीथिंग, कुछ भी, उसमें कितना फर्क था सोच में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसको प्रक्रिया को शुरू करने में? ये क्या डिफरेंस, बहुत डिफरेंस था जो आपने महसूस देखिए, किया? फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क इसलिए है कि 14 से पहले जो सरकारें थीं, खासकर कांग्रेस की, यूपीए की, उनके अंदर एक विकेंद्रीकरण था, डिसेंट्रलाइजेशन था। ठीक है जी, डिफेंस है, आप देखिए, तो उनके पास जो बजट है उसी में से देखेंगे, जो कर सकते हैं वही करेंगे। मोदी जी के नीचे सारी चीज़ें, मॉनिटरिंग जो है वो मोदी जी खुद करते हैं, तो उसका फ़र्क पड़ता है। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गति शक्ति की एक योजना है, वो क्या है? वो सारा का सारा एक तंत्र ऐसा तैयार किया गया कि आप बैठ के मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जितने डिपार्टमेंट हैं जो उससे ताल्लुक़ रखते हैं वो उसके अंदर शामिल होते हैं। ये नहीं है कि अच्छा जी मेरे पास जब फाइल आएगी तब मैं देख लूँगा। वो सोच में बदलाव आया है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जहाँ तक सेनाओं का संबंध है, ये सरकार मोदी जी के नीचे पूरी तरह से सजग है कि कैसे सेनाओं को वो सब चीज़ें दी जाएं जिससे वो और सक्षम बने। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बुलेट प्रूफ वेस्ट बहुत कमी थी। अब दिक्कत क्या होती है, खासकर भारतीय सेना के लिए 13 लाख की फौज है। जो भी चीज़ आप चाहेंगे
उसका नंबर उतना ज़्यादा बड़ा होगा। बड़ा होगा। अगर इतना बड़ा होगा तो बजट भी बड़ा होगा। बहुत से लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर आपकी सोच में यह है कि करना है तो आप उसका रास्ता निकालते हो। हमारे यहाँ एक कंपनी थी कानपुर बेस्ड, जो कि बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाती थी, और उनके जो बुलेट प्रूफ वेस्ट जो हैं वो निर्यात होते थे। अच्छा, लेकिन भारत के अंदर वो नहीं खरीदी जाती थी। मतलब अपना देश अपनी सेना के लिए नहीं खरीदता, वो निर्यात होते थे। तो ये विडंबना है। ये एक ऐसा है कि हमारा जो सिस्टम है वो हाईजैक हो रखा। अब मैं बड़े उससे कह रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको जूता चाहिए, अब उसका एक आप उसकी रिक्वायरमेंट देंगे कि जूता ऐसा होना चाहिए। उसके बाद कोई उसके लिए आरएफपी बनाएगा, उसमें कहेगा जी इसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, रबड़ इतना होना चाहिए, चमड़ा इतना होना चाहिए, और वो जब तक वो बनाएगा 6-7 महीने लग जाएंगे। अब उसके लिए टेंडर आएंगे, अब टेंडर वाला पढ़ेगा कि इसमें ये होना चाहिए। तो आपका एक बहुत हम लोग हमेशा ये कहते रहें, आपकी एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सामरिक दृष्टि से मुझे ये चाहिए। इसके अंदर 100 वेंडर आ जाएं, उसके अंदर आप जो क्वालिटी है और प्राइस है, दोनों को मिलाकर जो आपको अच्छी चीज़ लगती है, जो ठीक बैठती है, उसको ट्राई करिए और इस्तेमाल करिए। अब ये आज़ादी है। अभी आज़ादी है। और अब क्या सेनाओं को आज़ादी है? जैसे पहले पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे, जहाँ बॉर्डर पे हमारे सेना तैनात है, तो मेरे भी कई दोस्त हैं तो कहते हैं कि पहले हमें जो गोली चलाने होते थे वो लिमिटेड होता था, हमें उसको भी राशन की तरह कितना करना है। मेरे फ्रेंड्स हैं खुद, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं आपको नाम नहीं शेयर करूँगी, लेकिन ये है कि हाँ, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अगर वो 10 मारते हैं तो हम 1000 मारते हैं, ऐसा मारते हैं कि फिर वो मारने लायक ना बचे। ये कई बार अतिशयोक्ति होती है। सेनाओं के अंदर एक दौर था, और वो दौर था 70s और 80s के अंदर, जबकि हर एक चीज़ के ऊपर पूरा वो था। उस टाइम पाकिस्तानी कहते थे कि तुम्हारा तो हुक्म दिल्ली से आएगा। धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगा। उसके बाद नियंत्रण सिर्फ इस चीज़ के ऊपर था कि बेवजह आप किसी भी सेक्टर को जबरदस्ती एक्टिवेट ना करें। हाँ, ये हमारी पॉलिसी भी कभी नहीं रही। फर्क अगर आप मुझसे पूछें तो ये है, पहले जो सरकारें थीं उनको ज़्यादा इससे मतलब नहीं था कि क्या यहाँ शांति रहनी चाहिए। अभी जो सरकार 14 के बाद आई है, उनका ये है कि फौजों के कंधे पर हाथ है कि देखो जो ठीक है वो करना, हम आपके साथ हैं। ये सर बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये हौसला देती है बहुत। जब तक सरकार और पॉलिटिकल सेटअप सेनाओं के साथ नहीं है तो हमेशा ये डर रहता, मैंने ये कर दिया तो मेरा तो हो गया काम। बहुत चीजें करती हैं सेना, और बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग जानते हैं, लेकिन वो जो चीजें करते हैं वो अपने रिस्क पे करते हैं। कल कुछ हो गई गड़बड़ तो उस आदमी का तो कैरियर सील हो गया। लेकिन करते देश के लिए हैं। करते देश के लिए हैं। आज जो है उसको ये पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता, उसको पता है कि अगर ये काम ठीक है, मुझे अपने आप कहेंगे कि ये काम कर लो। ये फर्क है सर। इसीलिए मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म ऐसा तो नहीं कि सेना ही पहनती है, पुलिस भी पहनती है, हमारे डिपार्टमेंट, लेकिन सेना के लिए जो इज्जत होती है ना दिल में, वो अलग ही है इस देश में। सबके मन में, आप देखिए लोगों के मन में, सेना के किसी व्यक्ति को देख लें, कहीं किसी को देख लें, तो एक अलग ही
इज्जत होती है, मतलब मैं बता रही हूँ कि मैं अगर किसी से मिलती हूँ आपसे, एक अलग तरह की, क्योंकि आप अपने किसी भी बड़े से मिलते हो, रिस्पेक्ट होती है, लेकिन एक अलग भाव होता है। वो भाव शायद सिर्फ सेना के लिए ही हो सकता है इस देश में, और किसी के लिए नहीं हो सकता। देखिए हमारे मैं दुनिया में कई जगह गया हूँ, कई सैन्य संस्थानों में गया हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा कि जो हमारा सैनिक कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अब मुझे याद है मैं एक ट्रेनिंग कोर्स पे था अमेरिका के अंदर, और बातचीत हो रही थी, तो पूछना मैंने शुरू किया कि भाई आप लोग भी अफ़गानिस्तान जाते हो, इराक़ में रहे, वियतनाम में रहे, क्या आपका वो है? बोले जी हर 2-2.5 महीने में हमको वहाँ से निकलना पड़ता है, नहीं तो बहुत मेंटल टेंशन हो जाती है। मुझे हंसी आ गई। उनका अब हंस क्यों रहे? मैं कहा हमारा जवान 3 साल रहता, उसको कोई मेंटल टेंशन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उसको मेंटल टेंशन नहीं होती, लेकिन उसकी सहनशीलता, उसका समर्पण उसको वहाँ पे रखता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, कहीं नहीं मिलेगी आपको। सेना में मैंने देखा है कि चाहे जवान हो चाहे फैमिली का भाव होता है, बहुत परिवार का भाव बहुत ये होता परिवार का तो भाव देखिए, हमारे यहाँ तो यूनिट जो है वो परिवार है, है। परिवार होती है। आप जिस रेजिमेंट में रहे वो परिवार है, यानी उसमें जो आता है वो आपको आपका भाईबंद ही मानते हैं हम। हाँ, और यही एक लीडरशिप की चीज़ है। ऑफिसर को इस चीज़ का विश्वास है कि वो अगर किसी जवान को कुछ कहेगा तो वो काम करेगा, और जवान को इस चीज़ का विश्वास है कि मेरा ऑफिसर मुझे कोई ऐसा हुक्म नहीं देगा जो वो खुद नहीं कर सकता, या जिसके अंदर अगर खतरा है तो मुझे बताकर बताएगा। ये बॉन्डिंग होती ये है। बॉन्डिंग होती है। सर कुछ देर पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात की हमने, एक डिपार्टमेंट शुरू किया गया था आपकी ही तरफ से, शायद 2011 26/11 जो मुंबई में हुआ, तो उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट डिवीज़न इसको बनाया गया, फिर डिसमेंटल कर दिया गया। क्या था ये? इसमें कुछ टेक्निकल था या कुछ टेक्निकल था ही नहीं, सिर्फ नाम ही टेक्निकल था? मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में रिसर्च और एनालिसिस है क्या? नहीं है ना। इसी तरह टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन के अंदर कोई टेक्निकल नहीं था, एक नाम दिया गया था। देखिए उसकी एक उसका कहना चाहिए, एक उसकी ज़रूरत थी। 26/11 के अंदर हमारे जो लोग थे, जो नेतृत्व था और जो नेशनल सिक्योरिटी से जो ताल्लुक़ रखते थे, उनको इस चीज़ का आभास हुआ कि हमारे पास क्षमता ही नहीं है, हमें इंटेलिजेंस का पता ही नहीं है। तो जैसे हरियाणा में कहा होता है ना कि धूल में लठ मारना, हम उस स्थिति में थे। तो एक फैसला लिया गया कि कुछ होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए लोग बाग सोच रहे थे, और उसके अंदर एक सोची समझी योजना के साथ कि हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस की एक क्षमता होनी चाहिए कि हम कुछ इलाकों में ये जान सकें है क्या। भाई कारगिल के अंदर आपके यहाँ घुसपैठ हो गया, आपको पता ही नहीं था, आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपको RNW बताएगा, आपको IB बताएगा, किसी ने नहीं बताया आपको, तो ग्वालों ने बताया। तो हर एक हम ग्वाले थे ना, सही बात है। तो बहुत सोच समझकर इस को तैयार किया गया, बहुत चुने हुए लोग उसमें रखे गए, और उनको काम दिया गया कि आपको ये काम करके दिखाना है। तब जाकर हम मानेंगे कि हमारा ये संगठन जो है ये वाकई में काम कर सकता है। इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि आज आपने बटन दबाया आपके पास इंटेलिजेंस आनी शुरू होगी, और ख़ासकर अगर आप ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करते हैं, समय लगता है, सोर्स बनाने में समय लगता है, उसको उसके अंदर विश्वास पैदा करने के अंदर समय लगता है। समय लगा उनको, लेकिन उस समय के बाद जो कुछ भी उनको बोला गया था कि आपकी क्षमता हमें तब पता चलेगी जब आप 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें करके दिखाओगे,
उन्होंने वो 1 2 3 4 5 करके दिखाए। करके दिखाएंगे। और उसके बाद क्योंकि ये एक पायलट था, तो ये अगले सेनाध्यक्ष के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप इसको रखना चाहते हैं तो रखिए, ये इनकी क्षमता है। अब उन्होंने नहीं रखा, कोई बात नहीं, लेकिन उससे मेरा मानना है कि हमको सेनाओं के तौर पर नुकसान हुआ, क्योंकि उस क्षमता को रखना ज़रूरी था। पर वही होता है कई बार, कई चीज़ें जो अच्छी होती हैं वो क्यों नहीं की जाती सर, ये इसका लोग जवाब। किसी न किसी कारण से उसके अंदर व्यक्तिगत चीज़ें आ जाती हैं। देश कुछ लोग से उसको ऊपर दूसरे, व्यक्तिगत कारण हो जाते हैं। कुछ लोग उसको दूसरी तरफ से देखने लगते हैं, कुछ लोग उसके अंदर कहानियाँ जोड़ देते हैं। और किसी ने कहा जी टेक्निकल सपोर्ट डिवीज़न है, ये तो दिल्ली के हर नेता को टैप करते हैं। अरे उनके पास तो कुछ भी नहीं था। वो भी हुआ कि आपके ही कार्यकाल में कि बग डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं, वही मैं मिनिस्ट्री कह का रहा ऑफिस में बग लगा दिया गया है। वो उसका तो काम ही नहीं था टेक्निक, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली थी, और उसका काम देश के अंदर था ही नहीं, वो देश की सरहदों के ऊपर काम करना था उन्होंने। तो सर ये क्यों फिर आरोप लगा आप पे कि ये टैप देखिए कर रहे उस हैं? समय कुछ ऐसा चल रहा था कि किसी को बनना चाहिए, उसके बनने के लिए किसी का ना होना ज़रूरी है। और इसीलिए आपके बर्थ सर्टिफिकेट वाला भी मामला उठाया गया था, ये उसी से रिलेटेड था ये भी, क्योंकि किसी और को, ताकि हायरार्की बदली जा सके इस वजह से। देखिए पूरे देश में एक कानून है, और देश में नहीं पूरे दुनिया में, आपके बर्थ का प्रमाण आपके मैट्रिकुलेशन या बिल्कुल। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट से होता है। उसके बाद तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट की, अगर 10th आपने कर लिया, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, फिर आपको तो बर्थ सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, अब वो अगर कानून है तो आप उसको मानिए। अब आप कहें ये फलां उसमें एक गलती से उसमें लिखा हुआ है, तो भाई उस गलती को आप पहले ठीक करते ना, अब बताते। आप 36 साल के बाद बताएं कि नहीं जी वो आपकी उसमें एक ये वो लिखा हुआ है। खोजा कहाँ से होगा, मैं तो यही सोच रही हूँ। नहीं, अब ऐसा है कि जब खोजना चाहते हो तो अब मुझे बताइए, आपने 15 साल की उम्र में या 14.5 साल की उम्र में एक फॉर्म भरा, आज का बच्चा भर देता है क्या 14.5 साल की उम्र में? सही बात है। फॉर्म भरा, किसी ने बोला भाई ये लिखो, लिख दिया। और एक उसके बाद प्रक्रिया होती है जो कि यूपीएससी, जब आप जाते हो, जब आप पास हो जाते हो, आपका मेरिट का नंबर आ जाता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जमा करने पड़ते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर और सर्टिफिकेट में कुछ फ़र्क है तो उसकी तहकीकात करते हैं, और अगर वो तहकीकात के अंदर उनको लगता है कि आप ठीक हो तो आप एनडीए जा सकते हो, नहीं तो आप एनडीए नहीं जा सकते। अब इस चीज़ को किसी ने नहीं सोचा, अब बल्कि मैं तो कहूँगा कि हमारा उच्चतम न्यायालय भी बहुत बढ़िया है। उसने हमें 2 एज दे दी, आप पहले जो भगवान नहीं कर सकता वो उन्होंने कर दिया। और सर आप पहले सर्विंग अफसर थे जो गवर्नमेंट को लेके गए, सोल्जर ने मतलब कि लड़ना है गलत के लिए तो खड़े होना है। वो नहीं था कारण, वो नहीं था कारण, ये था मुझे सिस्टम पर विश्वास था कि मैं सही हूं। मेरा, या तो आप कहिए कि जी आपका सर्टिफिकेट झूठा है, मैंने कहा कि अगर मेरा सर्टिफिकेट झूठा है, मेरा सर्टिफिकेट गलत बनाया हुआ है, या मैंने उसमें चोरी की है, मैं कोर्ट मार्शल के लिए तैयार हूं। इतना मुझे विश्वास था। नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो सर्टिफिकेट तो ठीक है। तो भाई सर्टिफिकेट ठीक है तो फिर क्या दिक्कत है? और सर 2 डेट ऑफ बर्थ कोर्ट ने दे दी थी। नहीं, वही हो गई ना 2। अच्छा, देखिए एक निर्देश दे दिया, हालांकि हमने अपना केस विड्रॉ कर लिया क्योंकि हमारे वकील ने कहा, और वकील जो है बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। उन्होंने मेरा केस जो है बिना किसी पैसे के, क्योंकि उनको लगा कि ये सही बात है, गलत हो रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। मैंने कहा वकील ने बताइए क्या करना है? बोले हम विड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कहा विड्रॉ कर लीजिए।
लेकिन उसके बाद भी निर्देश ये दिया गया, सेना जो एज चाहती है वो रखे और व्यक्ति जो है वो अपने पासपोर्ट वगैरह जो भी उसकी एज दी हुई है उसको रखे। तो 2 एज हो गए। मतलब अलग अलग तरीके से सब इंटरप्रेट हो रहा जो है। हमारे जो जूनियर वकील थे उन्होंने कहा भी जजों को कि साहब आपने वो कर दिया जो भगवान नहीं कर सकता। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो एक ही होती, 2 बार तो इंसान पैदा नहीं हो सकता है। अच्छा सर, एक और मामला था जब मनमोहन सिंह सरकार में, आपने जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आपने एक पत्र लिखा था उनको कि सेना में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और ये पत्र लीक हो गया था। तो क्या कॉन्फिडेंशियल रहा होगा लेटर? वो जाहिर सी बात है, सीक्रेट लेटर था। सीक्रेट लेटर, आपका पीएमओ से डायरेक्ट कम्युनिकेशन, वो लीक होती है ऐसी चीज़ें या लीक की जाती हैं? क्योंकि सीक्रेट लेटर तो ऐसे लीक हो नहीं सकता ना। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं उनका वार्तालाप प्रधानमंत्री से होता है किसी भी सरकार के अंदर, और खासकर उन चीज़ों के बारे में जो वो सोचते हैं जिसके ऊपर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। कई चीज़ें बताई गई, कुछ उसके ऊपर नहीं हुआ, आखिर के अंदर एक चिट्ठी लिखी गई कि जी ये हमारी दिक्कतें हैं जिनको ठीक करने की आवश्यकता है, नहीं तो हमारी क्षमता पर बहुत भारी फर्क पड़ता। लेकिन वो दौर था जबकि ये देखा जा रहा था कि भाई इनको तो किसी तरह से हटाना है, तो किसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से वो चिट्ठी लीक कर दी। अब मुझे खुद नहीं समझ में आता, सीक्रेट चिट्ठी का एक प्रणाली होती है, वो आता है, उसकी नोटिंग होती है कहीं पर कि भाई फलां चिट्ठी आई, उसकी एक अलग रजिस्टर होता है, उस चिट्ठी को अलग तरीके से रखा जाता है। हर चिट्ठी सीक्रेट नहीं होती है। हाँ, तो सीक्रेट चिट्ठी का जाना देशद्रोह है। लेकिन और इसमें ऐसी चीज जिससे देश के ऊपर फर्क पड़ता है। आप देश की सेना की कमी बता रहे हैं, पूरी दुनिया दुश्मन देश सुन रहे हैं वो। बिल्कुल। आप देशद्रोह जो है उनको कभी खबर हासिल नहीं होगी, उस आपने लीक कर दी वो तो। और ये अपने आप घटिया छोटे स्वार्थों के लिए करते और हैं। उसके बाद एक ब्लेम चला गया किसी एक जूनियर के ऊपर, उसको हटा दिया गया और उसके बाद कहा थैंक यू वेरी मच, बहुत हो गया हमारा काम। गलत है सर। एक ये भी चला, मैं उस वक्त न्यूज़ में ही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो मैंने खबर, तो आश्चर्य हो गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारतीय सेना कू करने वाली है। निकल गई थी, दिल्ली पहुंच रही थी, दिल्ली पे कब्जा करने के लिए। सेना अध्यक्ष उस टाइम पे आप ही थे। हंसी आती है बातें सुन के। ऐसा है कि कई हमारे पत्रकार जो होते हैं उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, उनकी इमेजिनेशन बहुत बढ़िया होती है। पहली चीज़ तो ये समझनी है कि भारतीय सेनाएं, और मैं बहुत जिम्मेदारी से फिर से कह रहा हूँ, भारतीय सेनाएं संविधान की शपथ लेती हैं। हम संविधान के लिए जीते और मरते हैं। हमें ये कहना कि जी उसका हनन हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है। सर सच में इस देश में भी किसी को ज़रूरत नहीं। इस देश में लोग किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, सेना पे भरोसा करते हैं आंख बंद। अब वो जो पत्रकार थे, वैसे मजाक के अंदर उनका नाम गुप्ता रख दिया गया। गुप्ता। अच्छा, गुप्ता थे तो गुप्ता रख दिया, शेखर गुप्ता। तो उनके और उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर जो मुख्य सचिव थे, उनके अच्छे ताल्लुकात थे। वो पंजाब काडर के थे, इनकी भी शुरुआत पंजाब से हुई थी। और ये मेरी सोच है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ था कि भाई ऐसा कर दो, नाम बदनाम होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि एक उसी पेपर ने छापा, वो भी शायद 2-3 महीने बाद। और मेरे ख्याल से इससे घटिया सोच किसी की नहीं, कुछ नहीं हो सकती सर, सच में। और उनको प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम शायद उनको पद्मश्री चाहिए था। अच्छा, तो वो उसी नेक्सस का हिस्सा थे जो चाहते थे कि आप ना बने, जो बोला जाए वो हो, किसी तरह से बदनामी होगी।
तो ये एक देखिए, मामला कुछ और था। एक ऐसा अंदेशा था कि सेना की कुछ टुकड़ियों को बाहर जाना पड़े। उससे पहले हम उस जगह पर पहले गए थे और उस समय हम लेट गए थे, देरी हो गई थी, विलंब हो गया था। क्योंकि आज आप बोलें कि आपको फला जगह जाना है, तो आपको एम्यूनिशन लेना है, आपको मिसाइल लेनी है, सब अलग अलग जगह पूरी पर जगह तैयारी से होती है। जाएंगे। हर चीज़ के अंदर समय की पेनल्टी है। उन दिनों में सर्दी के दिन थे, पूरे उत्तर भारत में कोहरा होता है, और अगर आपको बाहर जाना तो आपको हिंडन से जहाज़ पकड़ना पड़ेगा। और अगर आपको हिंडन से जहाज़ पकड़ना पड़ेगा तो आप कोहरे के अंदर आसपास की जगह से हिंडन आएंगे, टाइम लगता है। हाँ। और अगर आपको नहीं पता कि कितना टाइम लगा है और आपको बोला गया कि सेनाओं को जाना है, तो आप, जिसने आपको हुक्म दिया है, उसको नहीं कह सकते कि जी जो आप बोल रहे हो उतना टाइम में नहीं कर सकते। हाँ, ये नहीं होता सेना में ना, आपको तो करना ही। इसलिए ज़रूरी था कि वो टाइमिंग लिए जाएं। अब उनको अगर हिंडन भेज दिया जाता तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ भारत ही देख रहा है, उनको कहीं पे बाहर जाना था, और भी लोग देख रहे हैं ना। जहाँ आप हिंडन गए पता नहीं चलेगा क्या? तो इसके बारे में क्या डिफेंस मिनिस्टर को या इनको किसी डिफेंस को पता मिनिस्टर नहीं? को कोई शक नहीं था, एक एंटनी थे उस समय। कोई शक नहीं था उनको। और ही उन्होंने वॉज विद यू। बिल्कुल, उन्होंने तो जिसने उनको कहा भी, उसको उन्होंने कहा कि गलत है ये। वो बड़ी कहानी बनाने की कोशिश की गई। सर, ये कौन था जिसकी वजह से ये कोशिश की जा रही थी कि बस वीके सिंह आगे नहीं बढ़ पाए और चाहे कुछ भी हो जाए? कोई थे, नाम लेना उचित नहीं है। ठीक है सर। सर, हमने थोड़ी देर पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे और अभी मेरे दिमाग में आ रहा था इजराइल। उसका ह्यूमन इंटेलिजेंस कितना स्ट्रांग है कि ईरान में वो जो हमास का है, इस्माइल हानिया था, उसे मार देता है। इतना स्ट्रांग कि वो इसका जो हिजबुल्ला का प्रमुख है उसको मार देता है, नसरुल्ला को मार देता है, और कानो कान खबर नहीं होती। पेजर एक के बाद एक फटने लगते हैं। ये सब क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही संभव हो पाता है? और कितना मुश्किल और कितना ज़रूरी होता है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए? क्या इजराइल ने जो ये सब किया सबसे अच्छा इसका उदाहरण आपको दिखता है? देखिए, किसी भी देश के अंदर जो उसका इंटेलिजेंस का जो तंत्र है, वो ऐसा होना चाहिए जो रूढ़िवादी ना हो, ऐसा होना चाहिए जो इनोवेटिव हो, ऐसा होना चाहिए जो सब तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके देश की सुरक्षा के लिए खबर हासिल कर सके। इजराइल करता है, उनके सर्वाइवल का सवाल है। चारों तरफ से वो घिरा हुआ है, कौन, सब उसके दुश्मन है, और आपको सूचना के लिए पैसा भी खर्च करना पड़ता है, और तंत्र को ऐसा बनाना पड़ता है जिसमें टेक्निकल मीन्स भी हों, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हो, सब तरीके की चीज़ें हों, और उसको ठीक तरह से चलाया जाए, सिर्फ एक काम के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। जब आप, और उसका कोई काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सीखने की चीज़ है। अच्छा, इजराइल और ईरान, आप क्या देखते हैं, युद्ध होगा? क्योंकि जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ उसके पहले भी सब कह रहे थे नहीं नहीं, अब कन्वेंशनल वॉर का वक्त नहीं है, अब युद्ध नहीं होगा। वो युद्ध हुआ, आज तक चल रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, दूसरा फ्रंट भी खुल गया है। अब क्या ईरान के संग किस तरह के हालात आप देख रहे हैं? आप क्या एनालाइज करते हैं? देखिए, इजराइल का, जैसे मैंने कहा कि उसके सर्वाइवल का सवाल है, और अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और कोई जगह ही नहीं उनके पास। हाँ। कहाँ जाएंगे? तो ऐसे उसके अंदर अगर उनके ऊपर कुछ होता है तो उसका बदला ज़रूर लेंगे वो। और मेरा मानना है कि ये एक जो सोच चली कि नहीं, इजराइल की तो कोई ज़रूरत नहीं है, जूस के लिए कोई दुनिया में जगह नहीं है, वो गलत सोच है। जब एक बार फैसला कर लिया दुनिया ने कि दो देश एग्जिस्ट कर सकते हैं वहाँ पर, फिर उसमें दिक्कत क्या है? अब कुछ लोग नहीं मानने को तैयार हैं।
जिस तरीके से ईरान की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिस तरीके से उसका प्रयास है कि ज़्यादा उसका दबदबा हो, ज़्यादा उसका वर्चस्व हो, उसमें फिर समस्याएं निकल के ज़्यादा आती हैं। ये कहना कि जी हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन नहीं है, गलत है। या हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, वो गलत है। गलत है। और अगर आतंकवादी संगठन है तो उसके साथ उसी हिसाब से निपटा जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि इस समय हम एक कगार पर हैं। वहाँ पर कौन ईंट को हिलाता है या कौन उसके अंदर सीमेंट लगाता है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। सर, क्या इजराइल सबसे अच्छा उदाहरण है ये देखने का कि उसे शत्रु बोध है? हम क्या उससे बचते हैं? हम क्या उससे भागते हैं? उसको स्वीकार नहीं करते हैं? क्लियर होना कि शत्रु बोध, ये शत्रु है और इसको ख़त्म करना है। देखिए, जब आपके सर्वाइवल का सवाल होता है तो आपके जितने भी सेंसेस हैं वो एक्स्ट्रा काम करते हैं। हमारे यहाँ कई बार लगता है कि लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इतना इजी लिविंग हो गया है ना कि हमें लगता है ठीक है, हम अपने रोज़ की चीज़ों में इतना मस्त हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़ों से। दिक्कत वही है। अगर 26/11 के अंदर वो मच्छीमार बस्ती के अंदर बोट लेकर आते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं, किसी ने तो देखा होगा, किसी टैक्सी ने देखा होगा, किसी ने चलते हुए देखा होगा। ऐसे उसमें कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा थोड़ी है। वो ही गड़बड़ पैदा करता है। अगर देश को सुरक्षित होना है तो हर नागरिक देश का आंख और कान है। ये सोच कर के नहीं जी ये तो काम पुलिस का है, सेना का है, फलां का है, उससे काम नहीं चलता। क्योंकि हर जगह नहीं हो सकते ना, हर जगह तो और आंसर देश नहीं आगे तभी बढ़ता है जब सब नागरिक चलते हैं उसके साथ। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हर नागरिक अगर एक कदम लेगा तो 140 करोड़ कदम जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। वो 140 करोड़ को जो है इकट्ठा होना पड़ेगा। सर, एक वाक़ये का जिक्र करूंगी और आपसे उसके जानना चाहूँ, क्योंकि आप उसके आई विटनेस हैं, आपने देखी है चीज़ें। बहुत यंग अफसर रहे होंगे आप। 1971 जो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जब बन रहा था, जो जिनोसाइड हो रहा था, उसकी भयावहता क्या थी? उसमें जो कुछ हुआ, जितना कुछ, जब उसको पढ़ रही थी, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ, लेकिन उसकी बात कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, कभी सो कॉल्ड जो ह्यूमन राइट्स वाले, उन्होंने उस तरह से उठाई ही नहीं। क्या चीज़ें थी, क्या तस्वीरें थी जो आपने देखी थी, जो आपको अनुभव हुआ था चीज़? देखिए, दुनिया के अंदर नैरेटिव सेटिंग जो है, ज़्यादातर जिनको कहा जाए कि जो कि पश्चिम के जो अपने आप को जनतंत्र बोलते हैं, उनके हाथ में रहा है। उस टाइम के हालात आपको पता है। पाकिस्तान के समर्थन में कौन थे? यहाँ तक कि 7वां बेड़ा हाँ, वो आ गया था, चल पड़ा था अमेरिका से। उन्होंने वार्निंग भी दी थी। वो बेड़ा इसलिए रुका कि किसी और देश के साथ हमारा समझौता हुआ था और उनकी पनडुब्बियाँ ऐसे समय पे निकली, उनका भी बेड़ा था आसपास कहीं पर। तो 7वें बेड़े को रुकना पड़ा। और तब तक भारतीय सेनाओं ने विश्व के सैन्य इतिहास के अंदर ऐसा काम किया जो अभी तक कभी नहीं हुआ है। 13 दिन के अंदर उन्होंने एक देश को आज़ाद करा दिया और 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये जो सो कॉल्ड वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, ये नहीं चाहते कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। नहीं तो मेरे ख्याल से 72 के अंदर एक किताब निकली थी। वो पाकिस्तानी पत्रकार थे, मेस्करहनाज करके, और पुस्तक का नाम था द रेप ऑफ बांग्लादेश।
उन्होंने सब कुछ उसमें डिस्क्राइब किया। वो किताब आजकल दिखती है क्या कहीं? नहीं सर, कहीं नहीं मिलती। गुम है। जो चीज़ें 71 में हुई थी उनको जो नई पीढ़ी आई बांग्लादेश में उसको बताना ज़रूरी था, शायद वो किसी ने किया नहीं। और बताया होता तो आज वाले हालात नहीं होते। 75 के अंदर मुजीब के खिलाफ जो कुछ हुआ उसके पीछे भी एक बड़े पश्चिमी देश का हाथ था, अब भी उसी का हाथ अब है। भी उसी का हाथ है। लेकिन मुजीब के जाने के बाद जो चीज़ फिर से होनी चाहिए थी, जिसमें बताया जाता कि जो लिबरेशन वॉर हुआ उसमें क्या हुआ, वहाँ की पीढ़ी को पता तो चलना चाहिए। आज अगर हम कहते हैं कि ऐसा हुआ, नहीं जी ये तो कहानी है, पर उसका क्या करोगे जो हमारी आंखों देखी है? चिटगांव मेडिकल कॉलेज के अंदर रेस इंप्रूवमेंट कैंप था। रेस इंप्रूवमेंट कैंप था। हम दूसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं, जूस के खिलाफ अत्याचार की बात करते हैं, रेस इंप्रूवमेंट कैंप था। हाँ, ये चीज़ें धीरे धीरे गुम हो गई। क्यों? क्योंकि किसी भी सरकार ने वहाँ पर ये नहीं सोचा कि हमें अपने लोगों को बताना ज़रूरी है कि हमारे ऊपर क्या अत्याचार हुए। अब तो जो है वो कहेंगे जी कुछ हुआ ही नहीं था, सब कहानियाँ हैं। और वो रेस इम्प्रूवमेंट कैंप जो था वो क्या पाकिस्तानी सैनिक थे वहाँ पे? रेस इम्प्रूवमेंट कैंप के अंदर उन्होंने अलग अलग जगह से महिलाएं पकड़कर वहाँ पे डाल रखी थी और उसमें पाकिस्तानी सैनिक जाते थे ताकि वो एक नई नस्ल का निर्माण कर सकें। और जब उसको आज़ाद कराया, ज़्यादातर महिलाएं नर्वस थी और ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो प्रेग्नेंट थी और सब के सब जो है अपने आप को मारना चाहती थी। मेरी आंखों देखी है। ओह गॉड। तो ऐसी चीज़ों को अगर अभी जिनको नहीं पता है वो क्या कहेंगे कि कितने कितने लाख लोगों का वहाँ पर किस तरीके से उनका मैसेकर हुआ, कैसे उनको मार दिया गया, ढाका यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, इंटेलिजेंशिया के साथ क्या हुआ, अच्छे परिवारों के साथ क्या हुआ। तो ये एक पाकिस्तान सेना का हार का कारण ये भी था, लूटपाट की, गलत काम किए। कोई सीना कैसे अपने ही नागरिक के साथ आप ये कर रहे थे? देखिए वो तो उनके लिए तब तो उनका बंगाली जो है नागरिक नहीं थे। हाँ, सेकंड ग्रेड सिटीजन वैसे भी थे, नहीं थे वो तो उनको सोचते थे कि ये तो जीव जंतु हैं। सही कह रहे हैं। फर्क पड़ता। और ये चीज़ें करने की एक, देखिए आपको याद होगा 48 में बारामूला में क्या हुआ था, जब कबायली और पाकिस्तानी सैनिक जब आए थे 7 दिन तक बारामूला में जो कत्ले आम हुआ और जो जिस तरीके से 7 दिन तक जो भी था वहाँ पे उसकी रेप हुई, उसको जिलानी साहब कहते थे ये तो इंडियन एक स्टोरी है। जिलानी साहब जिंदा थे, भगवान उनकी रूह को वो सब कुछ दे जो उनको नहीं मिला, लेकिन वो ये कहते थे ये तो इंडियन स्टोरी है। क्यों? क्योंकि हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम उस चीज़ को लोगों के सामने उजागर कर सकें कि ये हुआ तुम्हारे साथ। हमने इतिहास ही नहीं बताया। दिक्कत यही है। और बताया भी तो जो इतिहास बताया गया वो तोड़ मरोड़ कर उसको इतना ट्विस्ट और टर्न किया गया है, कुछ का कुछ बताया गया, और ये हर स्तर पे हुआ सर। हमारे यहाँ एक वामपंथी सोच भी है जी, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया है। सब कुछ बढ़िया है।
ऐसा तो होता ही नहीं था, उसका बिल्कुल अलग इंटरप्रिटेशन शुरू होगा। तो ये इसीलिए जब तक देश एक सोच के साथ नहीं चलेगा, देश पिछड़ जाएगा। आपको बोलने की, काम करने की, सोच की आज़ादी है, बिल्कुल। लेकिन देश सर्वप्रथम सबसे ऊपर है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात और जब है। तक ये सोच नहीं होगी, हम आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि देश है तभी हम हैं, हमारी सेनाएं सीमा पर खड़ी हुई हैं, तभी हम सुरक्षित हैं, तभी हम सो पाते हैं, तभी हमें चिंता नहीं होती है, तभी हम आराम से बैठ के बात कर पाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं अपने जीवन में कि देश है तो हम हैं। और ये चीज़ चाहे नेता हों, कई बार आपको नेताओं से इसलिए भी कभी कभी लगता है ना, पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों? जब आप ऐसे नेताओं को देखते हो लगता है देश की कीमत पे आप ये करोगे क्या? अरे देश नहीं रहेगा, आप राजनीति कहाँ जाके करोगे? सर, आप 2 बार चुनाव लड़े, आपने 2012 में आर्मी से रिटायर होने के बाद आपने 2014 में ज्वाइन करा, उसके पहले आपने कुछ और काम, किसानों के लिए भी काम करना शुरू करा। मतलब मुझे लगता है आपने आर्मी छोड़ने के बाद आपको था कि आपको कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते रहना है। वहाँ से शुरू हुआ, फिर आपने 2014 में बीजेपी ज्वाइन किया, आप 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार आप 5000 से ज़्यादा मार्जिन से जीते। मतलब पहली बार जो व्यक्ति लड़ा इतने बड़े अंतर से जीते, तो वाकई वही सोल्जर इज सोल्जर। आर्मी के लोगों को तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते हैं, इतना ऊपर दर्जा है उनका। ये दिखाता है जिस तरह से आपको भारी मत मिले थे। लेकिन उसके बाद इस बार क्या हुआ? आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे या कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि नई टिकट मिला, नहीं लड़े आप? देखिए, मुझे नहीं पता क्या क्या होता है कि राजनीति के तरीके अलग हैं और उन तरीकों को शायद समझने के अंदर मेरे अंदर कमी हो कि सिर्फ काम से काम नहीं चलता। हम लोग, हमारी तो फौजी सोच है। हाँ, गाज़ियाबाद मेरी बहुत काम किया आपने सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हाँ। मैंने गाज़ियाबाद के लिए काम करना है, बिल्कुल। दिन रात एक करो, गाज़ियाबाद को चमका दो। शायद राजनीति के अंदर हम ठीक ना बैठे हों, कुछ और करना चाहिए जहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे इस चीज़ का मलाल नहीं। मैं यही सोचता हूँ कि जो भी पार्टी ने फैसला लिया, पार्टी का फैसला था। जब पार्टी ने कहा कि जी हम ये जो समीकरण है, जातीय समीकरण, ये बदल रहे हैं, तो साफ था कि आप उसमें फिट नहीं होंगे। तो ठीक है, जातीय समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं राजनीति, मुझे लगता है। नहीं, जाति असल धर्म में सभी कुछ चलता है, नहीं, मुझे वो लगता है। जातीय समीकरण जो है, अगर आप सिर्फ इसलिए बदल रहे हैं कि किसी और को आप लाना चाहते हैं, तो लाइए भाई, हमें 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 क्या दिक्कत है? हम संगठन के लिए, देश के लिए हमेशा काम करने के लिए खड़े हैं। वही एक सोच है। जब से नेशनल डिफेंस एकेडमी में गए 15.5 साल की उम्र में, तो तब से सिर्फ सोच यही है कि देश के लिए काम करना है। रिटायरमेंट के बाद ये सोचा कि समाज के लिए काम करना है। आप अन्ना के मंच पे भी दिखे, देखिए, आपने अन्ना किसानों के के लिए मंच भी पे काम नहीं किया। था मैं। अन्ना का जो अनशन था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला, जो 2012 की जुलाई में, जब तो उस अन्ना ने मुझे निमंत्रण दिया था कि मैं उनका अनशन जो है तोड़वाने के लिए उनको आऊँ। उसके बाद 2012 के अंत में मेरे मन के अंदर ये ख्याल आया, वो भी फौजी है और उसको लोग बाग छोड़कर चले गए। हाँ, अन्ना को छोड़ के चले गए, उन्होंने पार्टी बन गई। पार्टी। तो मेरे मन में ये था कि इनको दोबारा मैंने उसी जगह पे लाना जहाँ पे ये 2012 की जुलाई में थे। उनके पास गया, उनसे बातचीत हुई, उनको एक विकल्प दिया मैंने कि देखिए, हम इस तरीके से यात्रा करना चाहते हैं, आप जो चीज़ आपकी अधूरी रह गई है भ्रष्टाचार के बारे में, उसको चलाइए। और मेरा
उसमें ये था कि हमें देश के लोगों के सामने एक व्यवस्था परिवर्तन की बात रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यवस्था हम लेकर आए हैं धरोहर के रूप में, शायद आज की तारीख में वो ठीक नहीं है। वही कानून को है, वही पटवारी है, वही, ठीक है आप पटवारी को लेखपाल बोल दीजिए, तहसीलदार को और कुछ ना, है तो वही ना, है वही डीसी है, वही पुलिस कप्तान है। पहले भी उसको पुलिस कप्तान ही बोलते थे, है तो एसएसपी, तो उसको कप्तान बोलते थे, क्योंकि किसी ज़माने में वो फौज का कैप्टन हुआ करता था, इसलिए अच्छा, इसीलिए कप्तान हाँ जी। है। तो ये व्यवस्था जब तक बदलेगी नहीं, तब तक जिस परिवर्तन की हम आशा करते हैं, जो देश को आगे बढ़ने के अंदर प्रेरणा दे सके, उसके आने में बहुत टाइम लगेगा। सर, राजनीति और सेना में, डिफेंस में आप कुछ समानता पाते हैं? आपको लगता है नहीं बिल्कुल दो पोल हैं अलग अलग, या कहीं कोई समानता है? देखिए, समानता कैसे हो सकती है? राजनीति लोगों को लेकर कैसे उनकी अच्छाई की जा सके, ये राजनीति का एक बड़ा Broader नक्शा perspective है, है, हाँ। कि कैसे आप जनता की सेवा कर सकें, कैसे आप जनता को आगे लेके चल सकें, कैसे आप विकास ला सकें, कैसे आप जनता की जो अलग अलग तबके हैं उनके अंदर क्या समानता ला सकें। सेना की सोच अलग है। मेरा देश मुझे प्यारा है, मेरे देश से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं अपने देश के झंडे को झुकने नहीं दूंगा, और मैं इस चीज़ का यकीन करूंगा कि देश की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रहें, देश के नागरिक सुरक्षित रहें। फर्क आ जाता है। सर, कहते हैं अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, तो ये सोल्जर अब किस ड्यूटी पे है? देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरा मानना है कि आपकी सिखलाई कभी ख़त्म नहीं होती ज़िंदगी में। 10 साल कुछ सीखा है, उन चीज़ों को देखा है, और लोगों के साथ उसी तरह के रिश्ते बने हैं। सेना के साथ तो रिश्ता है ही, वो तो एक हमारा परिवार है, हाँ, पूरा का हाँ। पूरा। तो अब सोच रहा हूँ कि किस तरीके से, किस तरफ ध्यान ज़्यादा दिया जाए। बहुत कुछ है करने के लिए। सही बात है सर। सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें पता लगी, ऐसी बातें जो शायद कहीं पढ़ी थी, टूटी फूटी थी, उनमें बहुत विजन मिला, और मेरा पूरा विश्वास है कि जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको भी ये सुन के बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।